उत्तराखंड की राजनीति में रमेश पोखरियाल निशंक एक ऐसा नाम है जिन्हें जो उन बहुत कम लोगों में है जिन्हें उत्तर प्रदेश में, जब हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनने का मौका मिला था और एक मंत्री के तौर पर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई थी और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उन्हें इस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने का भी अवसर मिला। क्या उन्होंने किया, क्या वो कर पाए, उन्हीं से शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। निशंक जी, क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको अब लगता है कि क्या चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई? जो किया आपने वो तो किया, जो छूट गया वो क्या था? मुझे लगता है कि छूट गया से ज़्यादा अच्छा क्या क्या वो ज़्यादा अच्छा होगा। ना से हाँ हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हाँ में सब कुछ छिपा होता है। यदि मैं इस बात को यहाँ से शुरू करूँ, मैं उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहा। इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र का नॉन प्लान को छोड़ दें तो टोटल प्लान हम देखते थे और ये हिंदुस्तान का पहला राज्य था उत्तर प्रदेश जिसमें योजना आयोग केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग बजट प्रावधानित करता था। और मेरा सौभाग्य था कि मैं 275 करोड़ का जो प्लान बजट होता था उसको 1100 करोड़ तक लेकर के गया, लड़ वेड़ करके भारत सरकार में पहली बार हुआ। दूसरी बात, मुझे इस बात को कहते हुए संतोष होता है क्योंकि आप उस बात के साक्षी रहे हो राजू भाई, कि जब उत्तराखंड का निर्माण हो रहा था तब उधम सिंह नगर और हरिद्वार दोनों उसमें नहीं थे। हमारे कुछ मित्र भी ये चाहते थे कि ये क्षेत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात का प्रबल समर्थक ही नहीं था। मैं किसी सीमा तक उस तक गया और अटल जी को समझाने में मुझे सफलता मिली कि अंततोगतो इस राज्य को जो आप दे रहे हैं, मेरे राज्य से आप हमारी संपदा को छीन देंगे, ये ग्रीन बेल्ट को छीन देंगे, यहाँ 300 राइस मिले उनको छीन देंगे, यहाँ 7, 8, 10 चीनी मिले उसको छीन देंगे। हमारी पूरी जो जिस पर इस राज्य को कल खड़ा होना है उसको छीन देंगे, तो अंततोगतो इस राज्य को देने का अर्थ क्या समझते हैं? दूसरा, उस समय की क्या परिस्थिति होगी आप खूब जानते हैं। उन बीच भी आप बहुत सक्रिय थे जब उधम सिंह नगर के मुद्दे को लेकर के अकाली दल ने कहा कि यदि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में मिलेगा तो हम केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। और उत्तर प्रदेश में जब हमारे साथ सहयोगी के रूप में नरेश अग्रवाल जी थे, वो अपने 18 मंत्री और विधायकों को लेकर हरिद्वार में आ गए थे और उन्होंने कहा यदि हरिद्वार उत्तराखंड में मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से हम समर्थन वापस ले लेंगे। अटल जी ने मुझसे 2 टूक कहा, निशंक, यदि केंद्र की ही सरकार नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश की ही सरकार नहीं रहेगी, तो आपका राज्य बनेगा कहाँ से? तो मैंने उनसे बहुत विनम्रता से ये आग्रह किया था, एक बार आप मुझको मौका दीजिए जब मैं प्रकाश सिंह बादल जी को समझाऊं, एक बार मौका दीजिए जब मैं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में और नरेश अग्रवाल जी को मैं समझा पाऊं। और ये सौभाग्य मुझे मिला। जॉर्ज फर्नांडिस की कमेटी गठित हुई, जॉर्ज साहब ने मुझको पूरा मदद किया। कल्याण सिंह जी और पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब और तीसरा मैं, एक कमेटी गठित हुई। और कल्याण सिंह जी नहीं चाहते थे, स्वाभाविक ही था, उत्तर प्रदेश का कोई नहीं चाहता था कि हरिद्वार वहाँ जाए, बल्कि मजाक मजाक में कल्याण सिंह जी जिनको मैं पिता के तुल्य मानता हूँ और उनका बहुत आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, उन्होंने कहा निशंक तुम उधम सिंह नगर की आप बात कर लो, मैं सहमत हूँ, लेकिन उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो, तुम अटल जी को मत समझाओ। तो मैं संदर्भ बस इस राज्य के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उस पीछे की बात पर नहीं जा रहा हूँ। संक्षिप्त में ये कह रहा हूँ कि जब मैंने अटल जी को कहा था कि मालपा प्रकरण हुआ था 99 में, और जब हमने 150-200 गाँव को पुनर्स्थापित करना था तो हमारे पास ज़मीन तक नहीं है। आज भी कभी आपदा आती है तो हमारे टीरी विस्थापित हुए तो हरिद्वार चले गए, वहाँ उधम सिंह नगर की धरती पर चले गए। तो हम ऐसी स्थिति में हैं
कि हमारे पास यदि इस पूरी ग्रीन बेल्ट को आपने हमसे छीना तो हमारे राज्य का मकसद पूरा नहीं होगा। अब मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो एक्ट उत्तर प्रदेश में आया था, इन दोनों को माइनस करके ये एक्ट फिर वापस गया और अटल जी ने दोनों को जोड़ करके और ये राज्य दिया। और मैं उत्तर प्रदेश में 24 दलों के लोगों से, आप लोगों की मदद से सबको सहमत करके उस एक्ट को पास करा पाया और आज उत्तराखंड का ये हिस्सा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या सच नहीं है कि जब उत्तराखंड राज्य नहीं था तब ये उत्तराखंड देश का सबसे पिछड़ा हुआ था। नंबर 1, ये स्विट्जरलैंड भी इसके सामने बौने हैं, क्योंकि जो देश मुझे भी सौभाग्य रहा है तमाम देशों को घूमने का, देखने का, जानने का, और मैं घूमने के लिए नहीं जाता हूँ, वहाँ जानता हूँ कि क्या है उसकी आर्थिकी से लेकर के। मैं कह सकता हूँ इतना खूबसूरत जो हमारा राज्य है ये पूरी दुनिया का अद्भुत है। और इसलिए जो विजन 2020 के और पर्यटन, आध्यात्म, हिमालय और गंगा, जिसमें हमने हिमनद प्राधिकरण, आज दुनिया, अमेरिका मेरे उस हिमनद प्राधिकरण को लेकर के नई चर्चा शुरू हुई पिछले 3-4 साल में। और जो ग्रीन बोनस, यहाँ पर डॉक्टर रावत बैठे हैं, जब हिमाचल में हिल स्टेट के चीफ मिनिस्टर का कॉन्क्लेव हुआ था, पहली बार मैंने उसमें ग्रीन बोनस की बात उठाई थी। तब लोगों ने कहा ये निशंक नई बात को लेकर के करते हैं, लेकिन हमारा उस विजन के साथ, ये पीसीसीएफ थे रावत साहब उस समय मेरे साथ गए थे, और हमने पूरी ताकत के साथ किया। और जयराम रमेश जी वन मंत्री होते थे, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, लड़ करके प्रधानमंत्री से आज हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस भी मिल रहा है। मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूं कि यदि मेरी मुख्यमंत्री तो काल की आप बात करेंगे तो अटल खाद्यान्न योजना, इस प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, पूरे 100 रुपए में महीने भरकर राशन उसके घर पर मैंने उपलब्ध कराया। 108 जो एशिया में चर्चित हुई है, उसने जिसने लाखों लोगों की जान को बचाया। लोग सोचते भी नहीं थे, जब मैंने कहा कि ये 108 हम इस तरीके से लाएंगे तो लोग हंसे थे मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ तो पैसा देने के बाद डॉक्टर नहीं आते, एम्बुलेंस नहीं आती, निशंक बोल रहे हैं कि 108 घुमाएंगे तो आपकी बेटी, अपनी बेटी की ये जो प्राणों की रक्षा करने के लिए पूरी टीम जो है डॉक्टर्स की आएगी और चंद मिनटों में आएगी। लोग सोचते थे कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने इतने कम समय में, वो भी दुनिया का उदाहरण होगा, देश का नहीं दुनिया का, इतने कम समय में और बहुत तेजी से हमने उसको किया। पूरी एशिया, आज पूरी देश के 24 राज्यों ने हमसे हमारा 108 लिया, 108 लिया। आप यदि पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे तो हमने ओली में दक्षिण एशियाई पहली बार गेम के दक्षिण एशिया के सारे देशों को, जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, वो सफलतम हमने ओली में किया। हमने वन्य जंतु संरक्षण और उसके क्षेत्र में अलग काम किया। 12,500 वन पंचायतों को, देश का पहला राज्य है जब लोग अपने पेड़ों को बच्चों की तरह पालते हैं। 12,500 वन पंचायतें हैं जो राज्य सरकार और लोगों के संयुक्त प्रबंधन में चलता है, दुनिया का पहला उदाहरण है। तो यदि आप वन को देखेंगे, जन को देखेंगे, यहाँ शिक्षा को देखेंगे, कितने विश्वविद्यालय, आज हमारे यहाँ 22, 23, 24 विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा का हब है हमारा। पूरी दुनिया के जितने भी देशों के लोग, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, दुनिया के किसी छोर में नहीं पढ़ते। तो यदि देखेंगे उस समय के विकास की, हमने अटल आदर्श गांव स्थापित किए। हमने अधिकारियों को कहा कि कोई मुख्यालय में नहीं दिखना चाहिए। मेरा जिलाधिकारी है, एसडीएम है, जो हमारे न्याय पंचायत 670 हैं वो मिनी सचिवालय बना दिए थे कि कह दिया था किसी का भी सर्टिफिकेट बनना है, डीएम वहाँ जाएगा, एसडीएम वहाँ जाएगा, सीएमओ वहाँ जाएगा, बीडीओ वहाँ जाएगा, सीडीओ वहाँ जाएगा। आपने अपनी उपलब्धियों की शुरुआत में जो बात कही कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले को मिलाने का श्रेय आपको जाता है, लेकिन क्या अब ये 2 जिले ही उत्तराखंड राज्य के लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती नहीं हो गए? जिस तरह से एक परिसीमन के बाद पर्वतीय क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी संख्या कम हुई है, और अगला परिसीमन जब हो जाएगा उसके बाद तो संभवतः वो और उसमें 3-4 की कमी आएगी। तो क्या ये एक बड़ी समस्या नहीं? मुझे लगता है
मुझे लगता है कि लोग इसमें ताली बजाने में काफ़ी आनंद आता है और बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उन लोगों से पूछता हूँ, पीढ़ी को कहाँ रोकना चाहते हैं आप बताएं ना। बड़ी बड़ी बातें, पलायन की बड़ी बातें होती हैं। अरे हमें प्रतिभा है, हम पूरी दुनिया में जा सकते हैं, आप रोकना क्यों चाहते हैं? आपके पास वो कौन से संसाधन? मेरे पिताजी के 4 खेत थे, हम 4 भाई हैं, एक एक खेत मेरे हिस्से में आ रहा है, कहाँ रोकना चाहते हैं आप हमको? इसलिए तात्कालिक और दीर्घकालिक 2 योजना बनाने के लिए मैंने कहा था, जो सोचा था करना शुरू किया था। तात्कालिक योजना में जो यहाँ के संसाधन है, वो संसाधनों पर यहाँ किन किन प्रतिभाओं को रोका जा सकता है। जैसे जड़ी बूटी है, उसका उत्पादन हमने 50,000 किसानों को जड़ी बूटी के उत्पादन करें, लाइन लगा करके। हमारे पास सजीवनी बूटियां हैं। आपको याद होगा जब मैं श्रीलंका गया था 2007 में, पूरी दुनिया में हंगामा मचा था। लेकिन जब मैंने कहा सजीवनी बूटियां, वो जड़ी बूटी केंद्र खोला गया था, वो तो बंद हो गया पूरा। ना, मैं वो कर, अब ये बंद हो गया या खुला है, लेकिन मैं जिस लाइन पर बात कर रहा हूँ, मैं विजन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि उस दिशा में अभी हम बढ़ नहीं रहे हैं या बढ़ नहीं पा रहे होंगे, या थोड़ा सा गतिशीलता हमारी कम हो गई, लेकिन मैं विजन की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास है और जिसको हमको बढ़ाना चाहिए। वैसे तो आप यहाँ की प्रतिभा, उत्तराखंड का नौजवान पूरी दुनिया में जाता है। आप भी यहाँ से होकर के आज भी देश में गोविंद पंत राजू का नाम है ना, लेकिन यदि गोविंद जी केवल अल्मोड़ा में ही रहते तो वो नाम उतना उभर नहीं पाता आज। लेकिन आप में क्षमता है, जाए, ऐसे सब में क्षमता है हमारी। तो जिन लोगों में क्षमता वो जाए ना, उसको मैं पलायन नहीं कहता। अब आपने जिस बात को कहा, जितने लोग मेरे आज दिल्ली में हैं, जितने लोग मुंबई में हैं, जितने लोग मेरठ में, 5 शहरों का केवल नाम लूंगा, 1 करोड़ लोग पूरे रहते हैं। यदि आज हम इनको ये कह दें कि वापस जाएं, तो पांव रखने के लिए, मकान बनाना तो बहुत छोड़ दीजिए, पांव रखने के लिए भी आपका जमीन नहीं मिलेगी। नहीं, वापस इसलिए 2 बातें, इसका प्लान बनाना पड़ेगा। ये जो केवल बोलते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे कई बार उन पर अफसोस भी होता है, दया भी आती है, क्योंकि भाषण देना बहुत जल्दी होता है। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वही पहाड़ पर नहीं जाते हैं। बोलते हैं देहरादून में बैठ करके बातें करते हैं वहाँ की, लेकिन रहते देहरादून में। दिल्ली में बोलते हैं पहाड़ की, लेकिन रहते दिल्ली में। वो लोग जो विषम परिस्थिति में हैं, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक आपने दूसरी प्रश्न किया, हरिद्वार उधम सिंह नगर, ये सवाल तभी लोगों ने उठाया था। मेरा श्रीनगर जो है, ऊपर गांव के लोग, श्रीनगर कितना बड़ा हो गया, वो कोटद्वार पूरा कितना हो गया, हल्द्वानी कितना हो गया, क्योंकि लोग सुविधा के साथ आ रहे हैं ना, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वहां पर आप गांव-गांव में एक अस्पताल नहीं बना सकते राजू भाई, गांव-गांव में एक विश्वविद्यालय नहीं बना सकते हैं, हर गांव में इंटर कॉलेज नहीं बना सकते। आज एक एक गांव में, आज मेरे मुख्यमंत्री जी ने पूरा नियोजन किया, उन्होंने आंकड़े में देख रहा था कि एक अध्यापक 4 और बच्चे 3। तो अवस्थापना हम जो अरबों खरबों रुपए उस पर कर रहे हैं, संयुक्त रूप में ऐसा प्लान बनाने की जरूरत है कि वहां पर क्या क्या हो सकता है, और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे जड़ी बूटी शुरू हो गया, आज हमारे ये जो मेरी चंबा की घाटी से ट्रक के ट्रक दिल्ली सब्जी के जाते हैं, लोग अब शुरू कर रहे हैं। वो लोग शुरू करें, इनको किस सीमा तक हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी जरूरत है, इस प्लानिंग की जरूरत है कि वहां पर वहीं के संसाधनों से हम क्या क्या खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, अल्मोड़ा जिले में, पौड़ी जिले में जो गांव उजड़ गए, गांव, मैं उत्तराखंड की बात यदि करूं तो, यदि आप गांव की बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। लेकिन तब मैं ये कहता हूं, पौड़ी में मेरा गांव है पिनानी, मैं वहीं रहना चाहता हूं। आप क्या सुविधा दे सकते मुझे पिनानी में? नहीं तो राज्य तो बना ही इसी बात के लिए था कि जो पौड़ी में केवल रहने वाला आदमी है उसको सुविधाएं मिले। आप क्या चाहते हैं कि राज्य बनने के बाद आदमी देहरादून आके उसको सुविधाएं मिले? राजू जी ये नहीं, मैं तो चाहता हूं वहीं रहे, और करना भी हमको कि जो, इसीलिए मैंने कहा जो संभावनाएं बन सकती हैं उस सीमा तक जाना चाहिए। खोखले बोल करके बातें नहीं होंगी ना। लेकिन मेरे गांव में आप कैसे रोक सकते हैं? मेरे 10 लोगों को कैसे रोक सकते हैं? नहीं है ना संभावना। यही तो जनता की अपेक्षा थी कि आप ऐसा विकास का मॉडल बनाएंगे। इसीलिए कहा विकास का मॉडल वही है कि जो विकास का मॉडल है, जो हमारी स्थानीय संसाधन है, और वो भी एक सीमा है उनकी, सीमा है उनकी भी। हमारी जो जड़ी बूटी की खेती कितने खेतों में ही तो होगा ना। आज 70% यह वन क्षेत्र है,
30% केवल जमीन है, उसी में गांव है, शहर है, मकान है, दुकान है, केवल 30% बच जाता है आपका 15%। उसमें भी क्या कर लेंगे? 15-20% जमीन पर आप क्या करना चाहते हैं? इसलिए मूलभूत वहां पर खड़े होकर के विचार करना पड़ेगा। एक सरसरी तौर से साहब कुछ नहीं हो रहा है, पलायन हो गया, हाँ, दूरगामी कुछ नीति बना करके कठोरता से उन पर हमको चलना पड़ेगा। पर्यटन को हमको बढ़ाना पड़ेगा, हमको जो आध्यात्मिक वो है, और उसकी भी सीमाएं हैं। उसकी क्या सीमाएं हैं? हम यहाँ का पर्यावरण खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हम हिमालय के लोग हैं, और हम हिमालय आज पूरी दुनिया का संरक्षक है। भले ही हमको कीमत चुकानी पड़ती, इसीलिए ग्रीन बोनस की मैंने बात की थी। जब आपको मालूम होगा कि गंगा में ये जा रही थी, गंगा में 3 प्रोजेक्ट हो रहे थे, कोहल्ला मचा था, तब मैं पहला व्यक्ति था, और आज भी मैं उस मत का हूं कि गंगा हमारी पूरी दुनिया की, विश्व की धरोहर है। लेकिन गंगा यदि विश्व की धरोहर है, देश की धरोहर है, तो जो यहाँ के लोग हैं वो अंधेरे में क्यों रहें? मैंने कहा था 2000 मेगावाट फ्री बिजली दो हमको, क्योंकि हमारे पास जितने भी 7 वन क्षेत्र हैं, वन पार्क हैं, हम अरबों खरबों रुपए की लकड़ी पर हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन यदि हम देश के पर्यावरण की रक्षा करते, जवानी, पानी और ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु भी देते हैं, तो आप हमारी कीमत को समझिए। ये मैंने तभी कहा था, आज भी ताकत के साथ इस बात को मैं कहता हूं। इसलिए मेरा ये मत है दृढ़ता से कि प्लानिंग एक दीर्घकालिक, एक अल्पकालिक। दीर्घकालिक प्लानिंग में हमारे पास जमीन क्या है, क्योंकि आसमान में तो नहीं करना, जमीन पे ही है। हमारे पास 20 से 25% जो जमीन है, उस पर बेहतर नियोजन हम क्या कर सकते हैं, इसकी जरूरत है, और इस पे होना भी चाहिए। कुछ हुआ भी है, कुछ आगे भी बढ़ेगा। लेकिन जो व्यवहार में है, जमीनी जो हकीकत है, आपने स्कूल, प्राइमरी स्कूल सैकड़ों की तादाद में बंद किए गए हैं। गांव में लोग रहने वाले लोग हैं नहीं, गांव में ताले लगे हैं। जमीनें चाहे वन्य पशुओं की वजह से या लोगों के न होने की वजह से उत्पादन उनसे कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि हम असफल हुए हैं राज्य बनने के बाद, कि हम जिन सवालों के जवाब राज्य बनने से पहले मांग रहे थे, आज भी उन सवालों के जवाब हमको वैसे ही मांगने पड़ रहे हैं, और अनेक मामलों में देखें तो परिस्थितियां और बिगड़ी। नहीं राजू जी, इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। ये सरसरी उन लोगों की भाषा है जो जमीन की हकीकत नहीं समझते। मैं सोचता हूं कि राज्य बनने के बाद मेरा बरसात जो विश्वविद्यालय है, उद्यानिकी वानिकी, क्या राज्य बनने से पहले था? आज मेरा बच्चा जो बीएससी एजी करने के लिए दर दर भटकता रहता था, जिसको कहीं स्थान नहीं मिलता था, अपना खाना खा करके बीएससी एजी सहित तमाम कोर्सेज कर रहा है। ये क्या राज्य बनने से पहले था? श्रीनगर में हमने मेडिकल कॉलेज खोला, देश का ये पहला मेडिकल कॉलेज है, जिसको बाद में मैंने हल्द्वानी को भी अधिकृत किया था। देश का जो 15,000 में मैं अपने एमबीबीएस डॉक्टर मैंने तैयार किए, क्या राज्य बनने से पहले? लेकिन आज देखिए नहीं, आज भी है, देखिए किया ना, है ना, कल्पना की बात नहीं है ना। बिल्डिंग से क्या होगा अगर डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है? नहीं, सुनिए ना, उत्तराखंड से खबर नहीं आती है कि अब हर तीसरी महिला जी, यही तो मैंने कहा, दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। हम रोए नहीं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमने कहा डॉक्टर कहां से होगा? अपने डॉक्टर पैदा करने पड़ेंगे और उनके साथ अनुबंध करना पड़ेगा कि बेटा तू डॉक्टर नहीं बन सकता था, तू गरीब घर का है, मेरिट के आधार पर तू उसको लेंगे, 15,000 में एमबीबीएस डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन 5 साल तक तुम्हें पहाड़ के लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। हमने डॉक्टर पैदा किए, आज एमडी पैदा, 200 बच्चे मेरे निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं ना। हम रोए नहीं, हमने रास्ते निकाले। आज श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज, इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि अब वो बच्चे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं, जो साक्ष्य हैं। अब मेरे गांव में भी डॉक्टर, अब हम ये नहीं कह सकते अगले 2 साल में, अब अल्मोड़ा में मैंने मेडिकल कॉलेज शुरू किया, ये दून का जो मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना ही मैंने की, जो दून में, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया ये 4 मेडिकल कॉलेज होंगे तो जो फैकल्टी, आपको मालूम है फैकल्टी के लिए कितना रोना रोए हम दामाद की तरह जो है हेलीकॉप्टर्स में लाते थे और दुगना तिगुना वेतन देते थे उनको, तो भी हमारी फैकल्टी पूरी नहीं होती थी। इसलिए अल्मोड़ा में एक मेडिकल कॉलेज हो, एक देहरादून में हो, श्रीनगर में, हल्द्वानी हो, तो 4 जब मेडिकल कॉलेज होंगे तो लोग जो यहाँ फैकल्टी आएगी उसको लगेगा नहीं, कभी मुझको अवसर यहाँ भी मिलेगा, कभी वहाँ भी मिलेगा। और मुझे आज खुशी है, दून का मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, अल्मोड़ा का बहुत तेजी से वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन राज्य बनने के बाद तमाम विश्वविद्यालय
वानिकी विश्वविद्यालय, उद्यानिकी विश्वविद्यालय, संस्कृति विश्वविद्यालय और पेट्रोलियम विश्वविद्यालय। हमारा यदि विश्वविद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में मैं बोलूं तो हमारे बच्चों ने यदि उसके भी आंकड़े निकालेंगे तो हमारे बच्चे बहुत तेजी से उभर करके आए, बहुत तेजी से उभर के आए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है। हाँ, संभावनाएं बहुत है। अभी हम 50 साल तक हम देश की आज़ादी के, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैं आज 5 मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार कैबिनेट मंत्री रहा, फिर मुख्यमंत्री रहा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। इस समय मैं पार्लियामेंट में हूँ और पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन हूँ। यदि मैं आज आपको ये कहूँगा कि हाई स्कूल तक मैंने बिजली का बल्ब नहीं देखा था कि कैसे होता है, तो आप कहेंगे इतना बूढ़ा भी निशंक नहीं। वो बूढ़ा तो नहीं हूं ना मैं भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पुराने जमाने की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको सच नहीं आएगा, ये हकीकत है। तो तब और अब उसके बाद देखिए गांव-गांव में कैसे करके सड़कें गई हैं, बिजली गया, पानी गया है, स्कूलें खुले हैं और लोगों ने मैं तो हम लोग 8 किलोमीटर पैदल जाते थे, 8 किलोमीटर पैदल आते थे और बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल किया हम लोगों ने, बहुत मुश्किल से। तो ऐसा नहीं है, राज्य बनने के बाद तब और अब आंकड़ों के साथ, प्रमाणों के साथ कभी हम और आप बैठेंगे, आपको संतोष होगा। लेकिन हाँ, जो आपकी चिंता है वो चिंता यह है कि हम बेहतर और क्या नियोजन कर सकते हैं ताकि पूरे देश का एक मॉडल स्टेट हम बनाएं, और उसकी क्षमता है हमें और जरूर बनाएंगे हम। नहीं, क्षमता तो हमेशा से है उत्तराखंड, इसीलिए उत्तराखंड शायद अकेला ऐसा राज्य रहा है जिसके लोगों ने आंदोलन करके अपने लिए राज्य हासिल किया। लेकिन बार बार ऐसा लगता है लोगों को कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो सरकारें पूरा नहीं कर पा रही। अब आप दावा करते हैं कि आपने सब कुछ किया, विकास, जिस विकास की आपने बात की, जिन परिस्थितियों में आप पढ़ के आए और आप यहाँ तक पहुँचे, देश के बहुत सारे गाँवों में इसी के समानांतर विकास हुआ है। उत्तराखंड राज्य एक अलग अवधारणाओं से मांगा गया था, एक अलग जरूरतों से बनाया गया था। क्या हम ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हम उस दिशा में बिल्कुल सही चल रहे हैं? मैं ईमानदारी से तथ्यों, प्रमाणों और साक्ष्यों के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन सारे राज्यों से आज हम आगे हैं। आए ना मेरे सामने बताएं। जो 30-30 साल पुराने राज्य थे, आज हम हिमाचल का उदाहरण देते हैं, लेकिन आज हिमाचल से हम बहुत आगे। मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा हूँ, पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ, मुख्यमंत्री भी रहा हूँ। एक एक राज्य का आंकड़ों के हिसाब से मेरी उंगलियों पर है, और मैं बहुत भरोसे के साथ आपको कह सकता हूँ, सरकार किसी की भी हो। देखिए, जब किसी कुर्सी पर बैठता है तो चलने की गति व्यक्ति की अपनी होती है, सोच अपनी होती है। जैसे मेरी खुद सोच थी, जैसे मैंने स्पर्श गंगा अभियान चलाया था, तो लेकिन उसके बाद वो ठप हो गया। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता। मैंने हिमनद प्राधिकरण बनाया था, मेरी जो सोच थी, आज पूरी दुनिया उसको महसूस कर रही है, लेकिन दूसरी कोई प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन कुल मिलाकर के यदि निचोड़ भी हम कहें कि जो रास्ता हमने तय किया है, बनाया है, मैं इसीलिए कहता था कि विजन एक तय हो जाए रास्ता, फिर कोई भी सरकार आए उस रास्ते पर कोई इतना ही तो होगा, तो कोई तेजी से दौड़ सकता है, कोई धीरे, लेकिन रास्ते में वापस ना आना पड़े। बस वो रास्ते में चले, जिसकी जितनी ताकत है, गतिशीलता है, क्षमता है, प्रखरता है, वो उसी रास्ते से आगे बढ़ता चले जाए। लेकिन राजू जी, आप भी, क्योंकि आपकी धड़कनों में भी ये पहाड़ बसता है और हम लोग तो पैदा ही उसके लिए हुए हैं, लेकिन मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस राज्य ने, ऐसा नहीं है कि ये राज्य आज पर्वतीय क्षेत्र के सभी राज्यों में ये आगे है, चाहे वो नियोजन में हो, चाहे आर्थिक प्रबंधन में हो, और विभिन्न योजनाओं में पर्वतीय क्षेत्र के सभी राज्यों से ये आज आगे है। ये हो सकता है कि ये पूरा जो सोच है, ये आपकी अपनी सोच है, आपका अपना विश्वास है, लेकिन विश्वास नहीं, मेरे पास आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत। मैंने जमीनी बात कर रहा हूँ, मैं कई बार आंकड़ों से अलग होती है ना। मैं तो गया हूँ, कौन राज्य है जिसमें मैं नहीं गया हूँ, बता दीजिए ना। और आपके पास कभी, मैं सब लोगों को पूछना चाहता हूँ, किसी के पास गए हैं, हम अच्छे रास्ते पे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत तेजी से और आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी हमारे पास संभावनाएं बहुत हैं और उसको संयोजित करने की, बस मैं इतना कह रहा हूँ। एक सामान्य जनता में परसेप्शन है कि नया राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में जमीनों का धंधा राजनेताओं की सबसे पहली पसंद रहा, और अभी भी जिस तरह से छोटी छोटी जगहों पर जो विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से नगरों की सीमा बढ़ाने की बात हुई, इस सब के पीछे कहीं न कहीं
जो ज़मीनें हैं उसमें बाहर से लोग आएँ, ज़मीनों को खरीदें और स्थानीय लोगों का अधिकार कम होता जाए, इस तरह की सोच इसके पीछे है। आप क्या सहमत हैं इससे? मैं भी राजनीतिक नेता हूं, आपको मेरी मंशा पर एक उदाहरण दीजिए, कहीं ऐसा लगा तो जनरली मत करिए। सब राजनीतिक नेता नहीं सुने। जब आप मुख्यमंत्री थे आरोप तो आप पर भी उस समय उंगली उठी थी। आप बताइए ना, जो ऋषिकेश की एक योजना कौन है बताइए ना। नहीं, उंगली तो उठी थी, मीडिया में कौन सी उंगली? उस उंगली को तो बता दो, मैं यहीं पर आपके सामने बोलना चाहता हूँ, बताओ ना कौन सी उंगली उठी थी? क्या अदालती मामला नहीं हुआ था? कौन सी, मैं बताओ ना। एक चैनल के साथ आपका, अरे चैनल तो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे इसलिए किया। आज भी मैं चुनौतीपूर्वक आपके सामने कहता हूं, बताओ ना, मैं यहां पर हूं, आज भी बोलना चाहता हूं, कौन सी उंगली उठी थी मुझ पर? इतना तो बता दें, इतना। और मैंने चुनौती दी थी इस बात को, क्यों नहीं आई कोई सामने? आज भी चुनौती दे रहा हूं और मैं कहता हूं प्लीज इस बात को खत्म करिए, और किसी में दम है तो मेरे सामने आ जाइए, नहीं तो इस बात को बोलो नहीं। आप जिसके बारे में चाहें, जिसकी इज्जत उड़ाना शुरू कर दें। ये मीडिया को इसका अधिकार तो नहीं दे रखा है कि उस तरह लेकर के जिसके चाहे बोलना शुरू कर दें। लेकिन मैं आज फिर आपके सामने बहुत भरोसे के साथ, ताकत के साथ कह रहा हूं, किसी में दम है तो मेरे सामने आ जाए। एक उदाहरण दे देना कि क्या है उदाहरण, छोटा सा। मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, लेकिन ये झूठे आरोप राजनीति में। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं था, मेरा सवाल तो मैंने इसलिए मैंने कहा नहीं, आपने राजनीतिक नेताओं को आपने कहा, सभी राजनीतिक लोग नहीं होते साहब, किसी व्यक्ति, वैसे तो पत्रकार भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं यदि ये कहूंगा पत्रकार ऐसे होते हैं तो भी ठीक नहीं है, होंगे ना। अब राजू को हम जानते हैं इतना संघर्ष कर रहा है, क्या वो उन पत्रकारों की श्रेणी में तो नहीं आ सकता ना? तो जनरली हम बात ना करें। हाँ, ये कहें यदि कोई उदाहरण हो कि किसी राजनीतिक व्यक्ति ने ऐसा किया, वो उसका मामला हो सकता है। राजनीतिक व्यक्ति यदि गलत करता है, जो जितना बड़ा आदमी है, यदि छोटी सी भी गलती करती है तो उसको बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि एक आदमी अपने घर पर बैठा वो बड़ी गलती करता है तो उसका परिवार प्रभावित होता है। राजनीति के बड़े फलकों पर बैठे रहने वाले लोगों के निर्णय लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उसको बड़ी सजा होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने कह रहा हूं, और हमेशा इस बात का वो नई बात नहीं है मेरे लिए ये कहना। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो आपने कहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास जमीनें बहुत कम है, बहुत कम है, कृषि योग्य भूमि और कम है। अभी तो मैं जो चिंता है आपको मैं बांट ही रहा हूं, प्रतिशत में बांट रहा हूं, और इसलिए हमारे जो विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। परिसीमन को जरूर, इस बीच जो आपने जिस बात को कहा, मैं व्यक्तिगत, मैं सामूहिक नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत इस मत का हूं, जो मत आपका था कि जितनी हमारी जमीनें बची हुई हैं उसको विस्तार नहीं देना चाहिए। लेकिन जो सघन बस्ती हैं, जो गांव नहीं रह गए अब शहर हो गए, तो वो ना गांव की सुविधा ले रहे हैं ना शहर की, तो नरक में है, उनको विस्तार देना चाहिए, उनको नगर निगम में, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में जोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि कोई उससे हट करके, जनसंख्या से हट करके जमीनों का है, जमीन में कम आबादी कम है और जमीन ज्यादा आ रही है, तो मैं आज भी इसका पक्षधर नहीं हूं, कल भी उसका पक्षधर नहीं था, कल भी इसका पक्षधर नहीं रहूंगा। मैं अपनी बात कहता हूं। आपकी उत्तेजना को थोड़ा शांत करें, दर्शकों से कुछ सवाल लेना चाहते हैं। निशंक जी, आप एक अच्छे वक्ता हैं और ये सभी हम जानते हैं, तो शायद आप पे वहाँ पार पाना उतना संभव नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप हरिद्वार से 5 साल से सांसद हैं और वर्तमान में दोबारा भी ऐसी चर्चा है कि आप हरिद्वार को छोड़कर किन कारणवश आप दूसरे स्थान पर अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात बोल रहे हैं। अभी किसकी बात बोल रहे हैं आप? पहले आप वापस ले लीजिए इस बात को। मैं आगे शुरू करूंगा। मैं हरिद्वार से ही चुनाव लड़ रहा हूँ, वहीं से लड़ूंगा। अब आगे बोलिए। और अच्छी बात है। हाँ, वो अब आगे यदि कोई बात है तो उसको बोलिए। इस 5 वर्षों में हरिद्वार पे ऐसे कैसे कार्य आपके द्वारा किए गए हैं जिससे आप हरिद्वार में दोबारा चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम मानते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। ये किसी के मन में भी ये बात आ सकती है और आनी भी चाहिए। जो राजनीतिक लोग हैं उसको अपना लेखा जोखा रखना ही चाहिए और ये परंपरा जानी चाहिए कि जो भी काम हम अधिकारियों को पूछते हैं कि तुमने इतने समय में क्या किया। मेरे जैसा व्यक्ति हमेशा पूछता था, मैं मुख्यमंत्री भी रहता था, मैं अपने सारे ब्यूरोक्रेट को पूरी चिट्ठी पत्री रखता हूँ उसकी, कि किसने कितने घंटे काम किया और काम क्या सौंपा गया था और किया कितने समय में। ऐसे हम राजनीतिक लोगों का भी ये चिट्ठी पत्री जनता के हिसाब किताब
जनता के सामने, वो हमारा अदालत जनता है। और आपको इस बात को लेकर के खुशी होगी कि मैं बद्रीनाथ से हरिद्वार तक लड़ता हूं और हमेशा जीतता हूं जनता की अदालत में। तो मैं इस बात को कह रहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, हमारे यहाँ पर मंत्री, पूर्व मंत्री भी बैठे हैं और विधायक, 2-2 विधायक बैठे हैं और बहुत 3-3 विधायक, केदारनाथ जी भी हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि 5-6 बार मैं विधायक रहा और संसद में। मैं ये कह रहा था कि मुझे उस दिन ये पता नहीं था कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं लड़ा। और हरिद्वार में तब जो समीक्षा करते थे मेरे पत्रकार मित्र भी, 4 सीटें आएंगी, 500 सीट का नाम ही नहीं लेते थे। और तब लोग कहते थे वो 500 सीट तो जो जा रहे हो वो हरिद्वार ही जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक भी था। एक तो मैं अचानक आना मेरा, दूसरे में मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी की वो सीट थी, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो कैबिनेट मंत्री थे केंद्र में और फिर वो मुख्यमंत्री बन गए थे। और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, आप समझ सकते हो, पत्नी चुनाव लड़ रही हो तो कितनी ताकत लगती है। तो लोग ये सोचते थे कि नहीं, निशंक तो जीतेगा नहीं। और मैंने चुनाव लड़ा, मुझे भरोसा था अपने पर, इसलिए भरोसा था हम लोगों का काम करते हैं। डे 1 से मेरे मन में इतना भी शंका नहीं थी, मुझे लगता था कि 1 लाख मत से तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। आप सोच सकते हैं, जब मोदी जी आए थे रुड़की में, लास्ट में 3 दिन रह गए थे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरते ही मेरा हाथ पकड़ के कहा, निशंक क्या रहे, मैं बहुत अच्छा रहेगा, कितने से जीत पाओगे? मैंने कहा अभी तक तो 1 लाख से मतों से जीतूंगा। तो उन्होंने बहुत घूर करके कि क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि इस समय तक तो 1 लाख, आगे कितना होगा ये मेरी मेहनत है। और जब रिजल्ट आया तब मैं 2.25 लाख मतों से जीता। अब जो आपने कहा, जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुख्यमंत्री जी को भी हरा करके, हरीश रावत जी की सीट थी, वो चुनाव लड़ रहे थे और मुझ पर भरोसा किया, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती थी। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर यदि मैं संक्षिप्त में दूं, विस्तार करना चाहेंगे तो मैं उस पर एक-एक चीज करके बोल सकता हूं, लेकिन हरिद्वार के 55 वर्षों के इतिहास में कुल मिलाकर जितना विकास का काम नहीं हुआ होगा वो मैंने इन 55 महीनों में किया है, नंबर 1। नंबर 2, हरिद्वार में 55 वर्षों में जो सीधा व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला होगा, उतने 55 वर्षों में जितने कुल मिलाकर के नहीं मिला होगा, उतने 55 महीनों में मैंने सीधा व्यक्तिगत लाभ दिलाया। जैसे चाहे फ्री गैस कनेक्शन हो, फ्री विद्युत कनेक्शन हो, अकेले प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष से 24-25 करोड़ रुपए में लोगों की जान बचाने पर स्वीकृत कराए, चाहे वो मुद्रा योजना हो और चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो। 7 लाख से भी अधिक लोगों को व्यक्तिगत, क्योंकि बड़े बड़े काम होते थे, गरीब कहता था काम तो ये हो रहे हैं लेकिन मैं तो गरीब हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आज नहीं कह सकता, तुमको शौचालय मिला, हाँ मिला, आवास मिला, हाँ मिला, फ्री गैस कनेक्शन मिला, हाँ मिला, तुम्हारे घर में अंधेरा था, फ्री बिजली का कनेक्शन मिला, हाँ मिला, तुम्हारे बैंक में खाता नहीं था, तुम्हारी जेब में 1 पैसा भी नहीं था, अब उस खाते में भी सीधे पैसा आ रहा है, खाता खोला, 2 लाख रुपए का बीमा हुआ कि नहीं हुआ। जब मैं ये पूछना शुरू कर देता हूं तो हर बूथ पर हजारों सैकड़ों लोग मुझे मिलते हैं। तो 2 बात हो गई, देश की आजादी के 55 सालों में पूरा विकास, 30,000 करोड़ के काम हो रहे हैं पूरी इस मेरी लोकसभा हरिद्वार में, और जहां बड़े काम हो रहे हैं विकास के, वहां व्यक्तिगत लाभ भी 55 वर्षों में इतना नहीं मिला। और तीसरी बात, जिस काम के लिए लोग अपने सांसद को भेजते हैं वो तो पहला काम है जिसको लोग नहीं करते हैं, बाकी ट्रांसफर पोस्टिंग, इसको नाली उली, ये काम सच में तो उसका नहीं होता, लेकिन जिस काम के लिए मेरे हरिद्वार की जनता ने अपने निशंक को भारत की संसद में भेजा, आज मैं गर्व करके ये कह सकता हूं कि भारत के संसदीय इतिहास में 55 सालों में हरिद्वार से चुनने वाले कुल जितने सांसद हैं, उन्होंने जितने सवाल भारत की संसद में नहीं उठाए, मैंने 55 महीने में उतने सवाल उठाए। और तीसरी बात, जिस कमेटी का मुझे मेरी लोकसभा अध्यक्ष ने चेयरमैन बनाया, सरकारी आश्वासनों से संबंधित कमेटी का,
उसका भी भारत की संसद में मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। 141 रिपोर्ट से ऊपर कभी प्रस्तुत नहीं हुई संसद में, मैंने 101 रिपोर्ट प्रस्तुत करके उसका भी इतिहास बनाया। अब यदि इसमें विस्तार आप देना चाहेंगे तो मैं एक एक योजना करके कम से कम 5 घंटे तक तो मैं योजनाओं के बारे में बोल सकता हूं हरिद्वार लोकसभा में। तो आपको कोई शंका होगी तो मैं निशंक आपको बना सकता हूं, इतना मुझे भरोसा है। आप बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रदीप्ता है। अगर जो लोग बाहर गए हैं वो अगर दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं तो जमीन की कमी हो जाएगी, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो गांव के अधिकतर खेत बंजर पड़े हुए हैं सर। वो जमीनें न उन पे खेती की जा रही है, न वहाँ लोग हैं, तो सही है। उन जमीनों का कोई उपयोग भी नहीं हो रहा सर। आपकी चिंता मैं समझ गया, आपकी चिंता मैं समझ गया कि जो 20% भी हमारे पास जमीनें हैं उसका भी बेहतर, इसीलिए मैं राजू भाई से कहा कि जितने भी है उसका हम बेहतर नियोजन क्या कर सकते हैं। उसी में मैंने बेटा कहा कि हम जड़ी बूटी का खेती कर सकते हैं, हम बेमौसमी सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं। लोग तो है ही नहीं, कौन करेगा सर वहाँ पे? नहीं, जो लोग है ना, जो लोग अब तो आएंगे बेटा, जिनको जो है सब छोड़ छाड़ के आ रहे हैं और आ भी रहे, ऐसा नहीं है। आप आज टमाटर हमारी टेहरी से ट्रकों में जा रहे हैं दिल्ली, यहाँ का टमाटर जाता है, वहाँ भी ऊपर लोगों ने बोना शुरू कर दिया। हाँ, जा रहा है, टेहरी की घाटी से ट्रकों जा रहे थे। किसी को शंका हुई तो मुझसे बात करिएगा। हाँ, मैं जिन बातों को भी बोल रहा हूँ वो प्रमाणिक, वो केवल कोरी बातें नहीं है। तो इसलिए जो आपने कहा है कि जो बची हुए वो स्थान है उस पर बेहतर नियोजन, मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, उसी के नियोजन की हम बात कर रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे थे निशंक जी, आपने कहा कि अगर प्रतिभा होगी तो पलायन होगा। पलायन होगा कभी भी नहीं बोला। प्रतिभा जो ये शब्द आप हटा दीजिए ना। ठीक है, कि प्रतिभा दिखाएगी। हाँ, मैंने कहा हम प्रतिभाशाली हैं, हमारी प्रतिभाएं पूरे देश में बिखर रहे हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। आपने गोविंद पंतराजू जी का भी आपने उदाहरण दिया है, लेकिन इस राज्य का जो निर्माण हुआ है, इसके लिए जो संघर्ष हुआ है, यहाँ पे आपके जो है विधायक गणेश जोशी जी भी हैं, पूर्व मंत्री जो है यहाँ पे पवार जी भी हैं, और साथ में जो मनोज रावत जी भी हैं। ये सब आंदोलन से तपे हुए हैं। अगर पलायन, इसका मकसद ये था उत्तराखंड राज्य निर्माण का कि यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए, लेकिन अगर प्रतिभा अगर पलायन कर गई तो फिर विकास कैसे होगा? बैठे, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ये बात सही है कि इस राज्य का निर्माण किस आधार पर हुआ, क्योंकि उस आंदोलन का हम हिस्सा रहे हैं, हमने आत्मसात किया एक एक मिनट को। लेकिन आपको लगता नहीं है कि राज्य का निर्माण नहीं होता तो हरिद्वार सिडकुल नहीं होता? आज देश का नंबर 1 सिडकुल है उत्तराखंड की धरती पर, और आपको मालूम है कितने लोग रोजगार पा रहे हैं वहां? लाखों लोग। सूची दूंगा आपको, और उसमें भी कितने लोग पहाड़ के, वो भी सूची दूंगा आपको। सुनिए, दूसरा जो ये उधम सिंह नगर का पंतनगर सिडकुल है, उसमें भी मैं आपको दूंगा कि कितने लाखों लोग उसमें कर रहे हैं। जो लोग दिल्ली और मुंबई में दर दर की ठोकरें खाते थे, हमको मालूम नहीं, ये पवार जी जानते हैं ना। आज वही बच्चा मेरा, मैंने यहाँ पर जब हिंदुजा अपनी उसके लिए आए थे, मैंने उनसे एक आग्रह किया, हमारे गरीब बच्चे हैं और गरीब बच्चों को जो है आप बाहर से मत लाइए, लोगों को, हमारे बच्चों को ट्रेन कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि हम करते हैं। मैंने कहा आप गाँव के बच्चे को लो, जो मेरिटदार गरीब है, जिसने आगे पढ़ नहीं पाना है। वो गए गांव में, हाई स्कूल वाले बच्चों को पकड़ के लाए और उन्होंने उनको 6-6 हज़ार भी दिया, इंजीनियरिंग भी करवाई। आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि 2000 बच्चे हमारे इंजीनियरिंग करके, जिनको 8000 नहीं मिलना था, वो 80 हज़ार पा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, और वो इतने खुश हैं कि हमको हीरा मिल गए हैं। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन रहे हैं। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में NIT करने के लिए दक्षिण भारत में जाना पड़ता है, IIM करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। आज उत्तराखंड की धरती पर IIM भी है, NIT भी है, NIFT भी है, IIIT भी है, IS अकेडमी, IFS अकेडमी, सैन्य अकादमी, IIM, NIT, IIT और एम्स, ये उत्तराखंड की धरती पर है। आज ऐसा नहीं है, ये समृद्ध उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड को कोई कमजोर नहीं समझना चाहिए।
लेकिन हाँ, यदि किसी पक्ष में अभी और नियोजन की जरूरत है तो राज्य की ये सतत प्रक्रिया है विकास की। लेकिन हमारे बच्चे आत्मविश्वास से भरे हैं। मैं तो गांव का व्यक्ति, मैंने बताया ना, मैं पैदल में नंगे पांव जाता था दमदेवल, और हम इंजीनियर सोचते थे, इंजीनियर। आज घर घर में मेरा इंजीनियर है, आज गांव गांव में मेरा डॉक्टर है। और ऐसा नहीं है, हम लोग खड़े हैं, वो डॉक्टर है, करेगा। बाहर जा रहे हैं लोग, अपने अपने बड़े बड़ी जो है क्लिनिकें भी खोल रहे हैं। तो राज्य बनने के बाद निराशा का वातावरण नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कम है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। निशंक जी, आप वक्ता तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, वक्ता नहीं हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं। और आप उम्मीद की जो आपने तस्वीर दिखाई है वो भी, मतलब आपकी, अगर बिल्कुल आपकी तरह देखा जाए तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत बेहतर है। लेकिन आप एक अच्छे संपादक और अच्छे लेखक भी थे। जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने बहुत किताबें अचानक एक बहुत थोड़े दौर में लिख डाली थी, जबकि आप उस समय मुख्यमंत्री थे। इस वक्त आपके लेखन की क्या स्थिति है और अब क्या क्या नया लिख रहे हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शब्द को मैं थोड़ा सा संशोधित कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री रहते हो अचानक मैंने लिखा। अचानक मेरी अंदर से कुछ प्रकट हुआ, मैंने दौड़। राजू भाई, ये मेरी बहुत पुरानी यात्रा है। जो लोग मेरे मित्र मुझसे जुड़े हैं वो मेरी वेदना, पीड़ा, छटपटाहट, मेरे संघर्ष को बखूबी जानते हैं। पहली किताब आपको मालूम है मैं कब छपी थी? उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा होते थे। अब मैं जोशीमठ में प्रधानाचार्य होता था, राजनीति से मेरा कोई लेना देना भी नहीं था। तब समर्पण 1983 में मेरी पहला किताब छपी है, पहली किताब, इसको मालूम है। पीछे हमारा उन्याल बैठे हुए हैं। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, कोई वर्ष ऐसा नहीं गया मेरा। हाँ, इस बीच जो संघर्ष के वर्ष थे, बहुत मुखर होकर के राजनीति, उन 1-2 सालों में लिखा तो मैंने तब भी, लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया। मैंने मेरी जिंदगी का वो दिन सबसे खराब होगा मेरी जिंदगी का, जिस दिन मैं लिखूंगा नहीं। मैं दुनिया छोड़ सकता हूं लेकिन अपना लिखना नहीं छोड़ सकता। और इसलिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने मेरी किताबों का लोकार्पण किया, ज्ञानी जैल सिंह जी ने मेरी किताबों का लोकार्पण किया, अब्दुल कलाम साहब ने मेरी किताबों का लोकार्पण करके मुझे सम्मानित किया, प्रतिभा पाटिल जी, राष्ट्रपति जी ने मेरी किताबों का लोकार्पण किया, प्रणव दा ने मुझे 2 किताबों का लोकार्पण किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरी 4 किताबों का लोकार्पण किया। और आज मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, त्रिनाद, थाईलैंड, जापान, युगांडा सहित, जर्मनी सहित 12 देशों में किसी न किसी संदर्भ में मेरी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, स्पेन, क्रियोल सहित 18 भाषाओं में मेरी दर्जनों किताबें अनुवादित हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मॉरिशस के राष्ट्रपति ने मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया अपनी धरती पर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे युगांडा की धरती पर युगांडा के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। मेरा सौभाग्य है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी धरती पर मुझे नेपाल का सर्वोच्च सम्मान दिया। मेरा सौभाग्य है कि भूटान के प्रधानमंत्री ने मुझे सर्वोच्च सम्मान देकर भूटान का हैप्पीनेस अवार्ड देते हुए हैप्पीनेस का जो ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। तो चाहे मैं दुनिया के तमाम देशों का, चाहे वो यूक्रेन सहित यूरोपीय देशों की बात करूंगा, तो सभी जगह तमाम देशों ने मुझे सम्मान दिया। इसलिए सम्मान नहीं दिया कि मैं कभी मुख्यमंत्री था या मुख्यमंत्री रहते हुए सम्मान नहीं दिया, मेरी लेखन के लिए सम्मान दिया। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि मेरी ये लेखनी निरंतर जब तक मेरे अंतिम श्वास भी है तब तक चलती रहेगी। एक आखिरी सवाल एपीएन की ग्रुप एडिटर विताश्री राय जी की तरफ से। निशंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एपीएन दर्पण में बहुत ही, जिसको कहा जाए, स्पष्ट तस्वीर आपने राज्य की रखने की कोशिश की है। आपके उत्तराखंड से ही रहे हैं और हम लोग के हिंदी के सबसे बड़े कवियों में शामिल सुमित्रानंदन पंत जी, उन्होंने लिखा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगे ज्ञान गीत। आपको जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई हैं उत्तराखंड की, जो गुलाबी तस्वीरें हैं, तो क्या समझा जाए कि निशंक के रूप में जो कवि हमने देखा है वो अब खुशी के गीत लिखने वाला है? वियोग खत्म हो चुका है उत्तराखंड की धरती से,
दुख दर्द सब खत्म हो चुका है, उसकी कविताओं में अब केवल खुशी है और गुलाबी तस्वीरें हैं, भविष्य की उम्मीदें हैं? आपने काफ़ी सवालों को जोड़ा भी है और आपने स्वयं ही कहा कि वेदना से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है। एक कविता किन कठिनाइयों से बाहर निकली होगी। लोग बहुत अच्छा गाते, मेरे गीतों को लता जी ने भी गाया है, तो मेरे गीतों को रविंद्र जैन जी ने भी गाया है। जब वो गीत लम्हों पर आते हैं तब महसूस नहीं होते होंगे, लेकिन उन किन छटपटाटों से उनकी उत्पत्ति होती होगी, कभी महसूस वो ही कर सकता है जो उस पीड़ा से गुजरता होगा। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत हमारे सुकुमार कवि थे प्रकृति के। हमारा सौभाग्य है कि इधर चंद्र कुमार वर्तवाल जी, उधर सुमित्रा नंदन पंत जी, और जब इस धरती पर महादेवी वर्मा भी आती हैं रामगढ़ में, तब उनकी कई किताबें प्रकाशित होती हैं। और इसी धरती पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि, वो भी उत्तराखंड की ही धरती पर लिखी गई रामगढ़ में। और शांति निकेतन की भी यहीं पर उन्होंने कल्पना की थी। जिस बात को आपने कहा, दो सवालों को मैं कह करके शायद मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जब मेरे कहानी संग्रह का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकार्पण किया था, उसका नाम था खड़े हुए प्रश्न, और अटल जी उस दिन बेबाक तरीके से बोले थे 1 घंटा। उस भाषण को YouTube पर जरूर आप सुनिएगा। तो लेकिन उन्होंने जो मुझसे अपेक्षा की थी, उन्होंने कहा था निशंक ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, लेकिन भगवान ने उन सवालों का समाधान करने की भी उनको ताकत दी है। मेरा भरोसा है कि उन सवालों का वो समाधान भी करेगा। नंबर 1, मैंने अपने जीवन में जो जो हो सकता था, मेरी जिंदगी में ये नहीं कि काश मैं ऐसा कर देता तो कुछ और हो जाता, नहीं, मैं जिस सीमा तक और जो जो मैं कर सकता था अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे विचारों के साथ, बिना किसी दबाव के, मैं वो सब काम मैंने किया है। और बहुत सारे उन सवालों के जवाब का समाधान भी निकाला है, जो जब भी मुझे जो जो अवसर भी मिले। दूसरा, कलाम साहब ने उसे लेकर के आप समझ सकते हैं कि आगे ये जो यात्रा है मेरी, जो आपने कहा कि क्या सब कुछ ठीक हो गया होगा, नहीं, कभी नहीं, ये अनवरत है। जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं उनके दुख की कोई सीमा थोड़ी है। सबके दुख और दर्द अपने अपने ढंग के हैं, कुछ का कम, कुछ का ज्यादा, कुछ का किन्हीं परिस्थितियों में, कुछ का कुछ। लेकिन कलाम साहब ने जब ए वतन तेरे लिए मेरी किताब का लोकार्पण किया था, तो उन्होंने मेरे एक गीत को, कविता को गुनगुनाया था। और कलाम को उस दिन देख करके मुझे लगा कि इस व्यक्ति के मन के अंदर राष्ट्रभक्ति, उनकी आंखों से ऐसे आंसू टपक रहे थे उस कविता को बोलते हुए। मेरा हाथ पकड़ करके उन्होंने कहा, वो मेरी कविता की उसी किताब की पंक्तियां थी जो उन्होंने अपने कमरे में लगाई हुई थी। और वही आपका जवाब भी मैं कहना चाहता हूं कि जो सब कुछ नहीं, लेकिन वो क्या है, वो 4 पंक्तियां थी। अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुष्यता होगी धरा पर संवेदना खोई नहीं है। हमको भरोसा है कि अभी भी संवेदनशील ये जो जितने भी चीजें हो रही हैं, अभी क्योंकि संवेदना नहीं खोई है, लेकिन उससे आगे केवल बोल करके नहीं, क्या है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ये वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। और इसलिए जो वो संघर्ष है वो हमेशा जारी रहेगा, और जब तक कहीं भी आप है तब तक वो संघर्ष जारी है। तमाम शंकाओं का समाधान करते हुए निशंक जी, आप ऐसे ही बेबाक बने रहें, ऐसे ही उत्तराखंड की राजनीति के हर दिल अजीज, सहृदय और सबके दोस्त राजनेता के तौर पर बने रहें। हम आपके आभारी हैं, आपने वक्त दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भाई, आपका स्वागत उत्तराखंड की धरती पर। एपीएन दर्पण में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं भगवानपुर इलाके से विधायक ममता राकेश जी, हमारी अगली मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ममता जी, व्यक्तिगत तौर पर आपने बहुत संघर्षों के साथ राजनीति में प्रवेश किया है, कैसे देखती हैं आज जहां पर आप हैं? देखिए,
आज जिस मुकाम पर मैं हूँ इसका श्रेय परमपिता परमात्मा को, मेरे स्वर्गीय बाबूजी, मेरे ससुर कलीराम राकेश जी को और मेरे स्वर्गीय पति को और प्रदेश की सम्मानित जनता को जाता है। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। बहुत संघर्ष मेरे ससुर बाबू कलीराम राकेश जी ने क्षेत्र की जनता के लिए किए हैं और क्षेत्र की जनता को विकास के उस रास्ते पर लेकर के आए। उस समय मेरे ससुर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बहुत नज़दीक रहे और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सम्मानित दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ही मेरे ससुर को राकेश सरनेम दिया था और वो उपाधि आज तक जो उनका नाम कलीराम था और कलीराम राकेश माननीय इंदिरा गांधी जी ने मेरे ससुर को दिया था, वही राकेश उपाधि मेरे पति के नाम के सामने सुरेंद्र राकेश और ममता राकेश वो परिपाटी चली आ रही है। राजनीतिक जीवन में आप क्या चुनौतियां अपने सामने देखती हैं, एक महिला होने के नाते भी और एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आने के बाद राजनीति करने वाले नेता के तौर पर भी? देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि बहुत चुनौतियों के साथ मैं राजनीति में आई हूँ। जिस मुकाम पर मेरे स्वर्गीय पति पहुँचे थे वो बहुत संघर्षों के बाद वहाँ तक पहुँचे थे। राजनीति उन्हें विरासत में मिली, अपने पिताजी से मिली और उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्लॉक प्रमुख लेवल से अपनी राजनीति शुरू की थी। बीडीसी का चुनाव लड़ा, ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर बने, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। उसके बाद विधायक बने और विधायक बन करके समाज कल्याण और परिवहन जैसे मंत्रालय उनके पास रहे और सम्मानित जनता इस बात की गवाह है कि उस पद पर रहते हुए किस तरह से किस विकास की सोच के साथ उन्होंने काम किया और समाज कल्याण विभाग को और परिवहन विभाग को किन ऊंचाइयों तक लेकर के आए, इसका प्रमाण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपके इलाके की क्या समस्या है और एक विधायक के तौर पर आप क्या वहाँ के लिए करना चाहती हैं, क्या आपने किया है? देखिए, ना पाने के दुख से अधिक है दुस्सह पाकर खोना, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। तो एक मंत्री पद से जिस तरह से विधायक के पद पर मैं पहुंची हूँ, मंत्री रहते हुए जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और निश्चित रूप से सम्मानित जनता वही सम्मान हमें देती है, वही मान सम्मान देती है और वही अपेक्षाएं मुझसे भी करती है। लेकिन राजनीति में मैं ज़रूर आई, जिस तरह से जिन परिस्थितियों में राजनीति में आई, सबसे पहले तो एक महिला के लिए उसके पति का जाना बहुत बड़ी क्षति होता है। एक तो पति का जाना और एक इतने मजबूत पति का जाना, एक शेर का जाना, उसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ने जैसा होता है। उसके बाद जिस तरह से परिवार में विघटन हुआ, मैं उन कांडों का जिक्र नहीं करना चाहूँगी कि क्यों हुआ, जो परिस्थितियाँ मेरे सामने रही, परिवार का उस समय साथ छोड़ देना, लेकिन परमपिता परमात्मा को और जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मेरे साथ रहा। इस समय मेरे सामने यही चुनौती है और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ, हे ईश्वर, मैं जनता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और जिस तरह से मेरे पति राजनीतिक बुलंदियों तक पहुँचे थे, मैं भी विकास और समाज सेवा को आगे ले जाऊँ। शिक्षा विभाग से मैं जुड़ी रही हूँ, पहले शिक्षिका रही, उसके बाद राजनीति में आई, तो वो तमाम सारे पहलू मैंने देखे हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में उन्हीं परिवारों से बच्चे आते हैं जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते। तो वो दौर मैंने देखा है उस समय, तब भी मेरे मन में ललक थी उनके लिए कुछ करने के लिए और आज भी मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की सारी कुरीतियाँ दूर हो जाएं। जिस तरह से अभी आपके संज्ञान में आया है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार धर्मनगरी में जहरीली शराब वाला कांड हुआ है, मेरे मन को बहुत आघात पहुंचा है और हृदय विदारक घटना है। इतने परिवार उजड़ गए, इतने परिवारों का सहारे चले गए, कई घर के तो चिराग बुझ गए। मैं चाहती हूं कि उन परिवारों के लिए, समाज के लिए, सर्व समाज के लिए अच्छा कार्य करूं, समाज सेवा का कार्य करूं और विकास के रास्ते पर लेके जाऊं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गणेश गोदियाल, उत्तराखंड के जुझारू राजनेता, उनको हम आमंत्रित करते हैं। उत्तराखंड में राजनीति में सामान्यतः या तो वो लोग आए हैं जो उत्तर प्रदेश के जमाने से राजनीति कर रहे थे, या ऐसे लोग भी आए जो ठेकेदारी और दूसरी तरह के कारोबार कर रहे थे।
आप एक अलग तरह के लोगों में से हैं जो युवा हैं और जिन्होंने संघर्ष की राजनीति की है। कैसे शुरुआत हुई, कैसे राजनीति की तरफ आपका रुझान हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूं। मैं कल जो पुलवामा में जो घटना घटी और वहां पर हमारे 40 से अधिक संख्या में वीर जवानों ने अपनी सर्वोच्च शहादत दी, कल जब मैंने ये समाचार सुना तो पंत जी, मैं सच में बहुत समय तक, मतलब सुबह 4 बजे तक मैं सो नहीं पाया। मन में एक प्रतिशोध की स्वाभाविक ज्वाला जैसी जली और ऐसा लगा कि निश्चित रूप में जब तक एक के बदले 10 न बिछ जाएं तब तक ये ज्वाला शांत नहीं होगी। और निश्चित रूप में मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, एक के बदले 10 हमारी वीर जवान बिछाएंगे। मैं उन हमारे बहादुर शहीदों को मन की अंतरतम गहराइयों से नमन करता हूं और बेहतरी की उम्मीद करता हूं कि आगे बेहतरी हो, बेहतरी इंसानियत की, बेहतरी हमारे बहुत ही निश्चल जज्बातों की, सबकी बेहतरी हो। अब आपके प्रश्न पर मैं आता हूं। ऐसा है, मेरा बचपन मुंबई जैसे शहर में बीता। बचपन से ही किसी का स्वभाव बन जाता है। मेरा स्वभाव रहा कि मैं अन्याय को सहन नहीं करता, ये बचपन से रहा। अब जब मुंबई जैसी जगह में थे, कारोबार करते थे, तो उस समय ये प्रताड़ना झेलते थे हम कि ये बाहर के लोग हैं। उत्तराखंड बनने के बाद एक अच्छाई इस रूप में सामने आई कि हमें राजनीतिक पहचान मिली। जैसे उस समय बंबई में कोई पूछे हमें कि आप कहां के हो, अगर हम कह रहे हैं कि हम यूपी के हैं तो कहते थे कि भैया, जबकि हमारी पहचान उस रूप में नहीं थी। तो हम कहते थे नहीं भैया नहीं, हम गढ़वाली हैं। तो गढ़वाली क्या मतलब, नेपाली? तो हम कहते थे नेपाली भी नहीं। तो हमें यह लगता था कि हमारी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें उत्तराखंड अलग राज्य मिला। और आज भारत के किसी भी कोने में चले जाएं या विदेश में भी किसी देश में चले जाएं, और अगर हम ये कहें कि हम हिंदुस्तान के उत्तराखंड राज्य से हैं, तो ये पहचान हमारी बन गई कि हम उत्तराखंड से हैं। तो ये बात थी, एक मन में खचोड़ता था कि हम कहां के हैं। ऊपर से जो वो मतलब हमें एक दोयम दर्जे का नागरिक वहां पर समझा जाता था। अगर हम कुछ कारोबार कर रहे हैं, पवार जी भी यहां पर बैठे हैं, उस दौर को उन्होंने भी देखा होगा, देखा ही है। वो भी तब से वहां पर बहुत संघर्ष करने के बाद आज स्थापित व्यवसायी हैं वहां पे, और हम भी कारोबार करते थे। लेकिन कारोबार करना अपेक्षाकृत आज के बहुत मुश्किल था। जो लोकल सेंटिमेंट था वहां पे, मैं उसको इस मंच पे लाके विवादास्पद बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो उस समय वहां पर लोकल सेंटिमेंट था, वो लोकल सेंटिमेंट ऐसा था कि मतलब जो बाहर के हैं वो हमारे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर मैं कहां का हूं। तो ऐसा हुआ पंत जी की सन 98 में 98 में मैं एक बार अपने बच्चों के साथ गांव आया। हम कोटद्वार से तब बस में जाते थे। तो मेरी बेटी, जो सबसे बड़ी बेटी है, बहुत छोटी थी, और मेरे मन में चल रहा था कि मैं गांव आऊं और कुछ करूं, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो जब हम बस में बैठे तो वहां से लेकर हमारे गांव तक, मई के महीने की बात है, हमें बच्ची के लिए दूध नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, यहां पे दूध नहीं है। तो मैंने एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया। हम पहाड़ी लोग हैं, हम खानदानी पैसे वाले रहे नहीं, लेकिन उस समय मेरे पास जितना पैसा था, पैसे से मेरी इच्छा भर गई थी। पहाड़ी में धीत बोलते हैं ना, धीत, तो मेरी धीत भर गई थी। मेरा वजन 82 किलो था। मुझे लगा थोड़े दिन में डॉक्टर कहेगा, बिष्ट जी, मुझे लगा थोड़े दिन में डॉक्टर कहेगा खट्टा मत खाना, मीठा मत खाना, पैसा बढ़ता जाएगा। मैं उस पैसे को देखते रहूंगा, उसका उपभोग नहीं कर पाऊंगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे और मुझे बच्चों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। आज बहुत सही समय है कि बच्चे मेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे। और बचपन में कुछ दिन गांव बीते थे, तो मुझे वो भी यादें आती थी कि अब नदी आ गई होगी, अब जंगल हरे भरे हो गए होंगे, अब काफल पक गए होंगे। तो मुझे वो चीजें वापस बुलाती थी। और मुझे लगा कि सही समय है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं वहां से वाइंड अप करके और गांव आ गया। जब गांव आया और मैंने कुछ कामकाज करना शुरू किया,
तो मुझे यहाँ का ट्रेंड पता नहीं था कि यहाँ राजनीतिक लोगों के पास जाके पहले मत्था टेकना होता है कि साहब मैं ये काम करने जा रहा हूं और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने अपना काम शुरू किया। एक वोट के रूप में मैं कांग्रेसी आदमी था, कांग्रेसी वोटर था, ये जरूर है, और उस भावना को मैं छुपाता नहीं था, क्योंकि जब मुंबई जैसी जगह में हम लोहा लेते थे विपरीत विचारधारा के लोगों से और उस बात को नहीं छुपाते थे कि हम एक वोट के हकदार हैं और वो कांग्रेस के लिए है, तो हम यहां आके अपने लोगों के बीच क्यों छुपाए कि हम, और अगर यहां भी आके दोयम दर्जे का नागरिक ही बनना है तो धिक्कार है हमारे जीवन पे। तो मैं अपनी इस बात को खुलेआम रखता था। उस समय के वहां जो लोग थे, राजनीति के चरम पे थे, उन लोगों को लगा कि ये हमारे रास्ते का कांटा है, और इन्हीं बातों पर मतभेद होते गया। और कुदरत की ऐसी इच्छा रही होगी कि हमारा कोई राजनीतिक सरोकार नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन उस समय ऐसी स्थितियां बनी। और मैं इस मंच के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि सतपाल महाराज जी ने उस समय हमें टिकट दिया, और उन सब लोगों के सहयोग से मैं विधायक बना, और उस समय से मैं उत्तराखंड की राजनीति में हूं। आज कितना मुश्किल देखते हैं आप, आज की जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा परिस्थितियां हैं? देखिए, सरकारों की भी बात नहीं है पंत जी, और बात है समाज में जो निरंतर गिरावटें आ रही हैं नैतिकता में। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, राजनीति की फील्ड में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं आप, समाज में जो निरंतर गिरावट आ रही है, ये प्रत्येक फील्ड में एक नई चुनौती पेश कर रही है। आप तमाम सरकारें देखते हैं ना, कितनी सरकारें गिर गई इस 5 ही साल में, कितनी सरकारें गिर गई। आप क्या मानते हैं कि वो सरकारें ऐसे ही गिर गई? उसके पीछे धन बल होता है, और वो धन बल तब काम करता है जब हमारी समाज की नैतिकता गिर गई है। अगर मैं नैतिकता को मानता हूं, मेरा वसूल है कि मैं नैतिकता पालूंगा और ये गलत काम नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप में अगर मैं किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीता हूं और मुझे उस पार्टी की नीतियों पर पसंद नहीं है वो नीतियां, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं रिजाइन करूं और दोबारा चुनाव दूसरे उस पर जीतूं। ये नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है कि मैं एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीता हूं, चुनाव जीतने के लिए मुझे उस पार्टी के सिंबल की जरूरत है, और फिर लेन देन करके मैं दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लगूं। तो ये नैतिकता का पतन हो गया है। और एक चीज और है, बहुत बहसें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी। पार्टियां प्लेटफॉर्म हैं। अच्छे लोग बीजेपी में भी होंगे, अच्छे लोग कांग्रेस में भी हैं, अच्छे बुरे लोग वहां भी होंगे और बुरे लोग यहां भी होंगे। एक समाज के लोग हैं हम। कहां किस राजनीतिक पार्टी के पास ऐसी छलनी है कि जो चाल के अच्छे अच्छे अपने साथ ले गए और खराब खराब यहां रख गए। प्रमाण सामने है, 2 साल पहले हमारी सरकार गिरी। किस रूप में गिरी? कौन लोग थे वो? जब वो कांग्रेस में थे क्या था वो अच्छे थे, जब वो वहां गए वो खराब हो गए। तो अच्छाई भी सब जगह है, खराबी भी सब जगह है। अपने मन के ऊपर है कि हमें नैतिकता पालनी है। वसूल क्या होते हैं? वसूल ये होते हैं, हमारा भारत का संविधान है, वो क्या है? वो वसूलों की किताब है। विभागों के यहां पर पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, विभागों की नियमावली क्या है? वसूल है। उसमें लिखा हुआ है कि ये वसूल है, इसके अनुसार आपको चलना है। तो इसी प्रकार सरकारें हों, चाहे केंद्र की हों, राज्य की हों, संस्थाएं हों या व्यक्ति का परिवार हो, वसूल जिस संस्था के साथ, जिस परिवार के साथ चलता है, वो लंबे सकून तक सकून से रहता है। जो वसूलों पे चलता है, जो वसूलों के खिलाफ दंड फंद करके चलता है, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड की राजनीति को आपने बहुत करीबी तरीके से देखा है। इसमें धनबल का कितना प्रभाव हो गया? बहुत। किस रूप में, थोड़ा विस्तार से बता सकेंगे? हर रूप में। ऐसा है, जो सरकार गिरी वो किस बल पे गिरी? मैं वो सबसे पहला व्यक्ति हूं जो 16 मार्च की बात है, या मुझे डेट याद नहीं है, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं कि सुबह 11 बजे विधानसभा के सत्र में बजट, जिस दिन बजट पर फाइनल डिबेट होना था और बजट पास होना था, उस दिन सुबह मैं सबसे पहले गया और मैंने कहा कि कल 5 करोड़ रुपए लेके लोग मेरे घर में आए और मुझे रिश्वत देने की पेशकश की कि ये रखो और भी कितना चाहिए हम देंगे, और आप जो है फ्लोर क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए और सरकार गिराइए। मैंने सबसे पहले ये बात वहां, और उसके बाद और भी लोग आए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप ये देखिए कि धन बल में ये ताकत है कि सरकार गिरी नहीं। मैं धन्यवाद माननीय कोर्ट का भी देना चाहूंगा कि उन्होंने सच को सच साबित किया, दिखाया। लेकिन धन बल में ये ताकत तो थी कि कुछ दिन उथल पुथल हो गई। और ये और कौन सी ताकत थी? ये सिर्फ और सिर्फ धन बल की ताकत थी। अगर मैं चुनाव में बात करूं
तो आम चुनाव में भी वो चीजें सामने आती हैं, आम चुनाव में भी वो चीजें सामने आती है। तो मेरा ये कहना है, देखिए मैं खराब नेता हूं तो भी वो खराब नेता जनता द्वारा चुना गया है, इसलिए नेता समाज का दर्पण है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि नेता खराब होते हैं, बहुत सी जगह हमें ये चीज का सामना करना पड़ता है कि लोग कहते हैं नेता खराब होते हैं, हमें मन में पिंच होता है कि नेता खराब होता है, लेकिन नेता कौन बना? आप ही में से, हम ही में से। कल तक तो मैंने 2002 के पहले मैं नेता नहीं था, तब गणेश गोदियाल अच्छा आदमी था। 2002 के बाद अगर मैं विधायक बन गया तो मैं खराब कैसे हो गया? मैं बहुत मन से एक बात कहना चाहता हूं, शायद समय लंबा लगे, लेकिन ये सीख भी हैं। हालांकि मैंने अपने वसूलों को नहीं बदला और मैंने फैसला किया है कि मैं वसूलों को नहीं बदलूंगा, लेकिन और इसलिए नहीं बदलूंगा कि वसूलों को न बदलने में मुझे जो सुकून मिलता है जीवन के उत्तरार्ध में, मुझे इससे भी और ज्यादा सुकून मिलेगा कि मैंने जीवन पर्यंत अपने वसूलों को नहीं बदला। लेकिन मेरे राजनीतिक हमदर्द कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप 2002 से 2007 तक आपने विधायकी की और आपने वसूलों पर चले और चुनाव हार गए। उसके बाद 2007 में आप चुनाव हारे, फिर 2012 में आप चुनाव जीते और फिर आप चुनाव हार गए। आप जो चुनाव हारे हैं वो इसलिए हारे हैं कि आप वसूलों पे चलते रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं वो आप नहीं करते हैं। अगर आपको राजनीति करनी है तो वो सब चीजें करिए, अन्यथा आप संत बन जाइए। लेकिन मेरी भी ये मन में मैंने भी ठानी हुई है कि हम अपने वसूलों के आधार पर ही राजनीति करेंगे और इसको स्थापित करके बताएंगे। अगर बिच्छू का नेचर है डंक मारना, तो एक संत का भी नेचर होता है कि उस बिच्छू को जो डंक मार रहा है उसको सुरक्षित रूप में उधर रख देना। तो अपना अपना नेचर है, हम अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं। और ये निश्चित रूप में जो धन बल की बात है, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान के समाज में राजनीति के लिए विशेष रूप से एक भयंकर चुनौती है। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने उसूलों पर कायम रहें और आपकी राजनीति ऐसे ही आगे चलती रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज पंत जी के सामने हम तो पढ़ते थे, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, हम पढ़ते थे और आज आपके सामने यहाँ पर बैठने का मौका मिला। हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को, और हमारे पवार जी को और गोस्वामी जी को, इनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये चैनल बहुत अच्छा चले। और एक चीज और है, ये आपने यहाँ पर लिखा, मुझे पूछा नहीं पंत जी ने, नहीं तो मैं बताता क्या विकास होता है। यहाँ पर लिखा है विकास है तो दिखता है। धन्यवाद आपका कि आपने ये लिखा है कि विकास है तो दिखता है, ये नहीं लिखा कि विकास हो रहा है और दिख रहा है, ये नहीं लिखा। इसलिए ये सही है कि है, अगर होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो क्या दिखेगा। धन्यवाद आपका। उत्तराखंड की राजनीति के ही एक और चेहरे, युवा चेहरे, प्रीतम सिंह जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अब निशंक जी ने अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड की राजनीति पर बहुत कुछ कहा। आपका भी उत्तराखंड की राजनीति में एक विधायक के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर अपना एक अलग तरह का अनुभव है। कैसे देखते हैं आज के उत्तराखंड को आप? देखिए, हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण एक लंबे संघर्ष और बड़ी शहादतों के बाद राज्य का निर्माण हुआ है, और राज्य के लिए एक लंबा आंदोलन, और इसमें लगभग हमारे उत्तराखंड राज्य के 100% लोगों का आंदोलन में योगदान रहा है। ये अपने तरह का, अलग तरह का आंदोलन भी रहा है। और राज्य निर्माण के पीछे जो अवधारणा थी कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, लखनऊ में जो नीति नियंता बैठे हैं उनको यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा भौगोलिक जानकारी नहीं है, तमाम अन्य जानकारियाँ नहीं होती हैं, और लखनऊ में बैठकर वो राज्य के लिए योजनाएं बनाते हैं जो कि यहाँ के अनुकूल नहीं है। और साथ ही हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र से निरंतर जो पलायन हो रहा था, उसके पीछे ये अवधारणा थी
कि अपना राज्य होगा, अपने लोग शासन सत्ता में होंगे और हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा और पलायन भी रुकेगा। राज्य बना और राज्य बनने के बाद आज इन 18-19 सालों में हमने क्या पाया, क्या होना चाहिए था, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी होती हैं। निश्चित तौर पर अगर कहें तो 2000 से आज 2019 तक इस यात्रा में हम विकास के कई मायनों पर आगे बढ़े हैं, लेकिन कुछ सवाल आज भी वहां खड़े हैं जहां से हम प्रारंभ हुए थे। आज हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमारा राज्य बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे अभी निशंक जी कह रहे थे कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इसमें हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इन्हीं में कहीं ना कहीं हम पिछड़ते भी जा रहे हैं। अगर हम बात करें पलायन की, तो आज जो पलायन है, जो पलायन का दर है वृद्धि का, वो पहले से अधिक है और उसके पीछे निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो आज पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह की संभावना है, राज्य के अंदर बहुत बड़ी संभावना है कि हम अपने लोगों को आसपास ही रोजगार दे सकते हैं, लेकिन ये सोचनी है कि हम अभी दे नहीं पाए हैं। सरकारें कोई भी रही हों, प्रयास सब हुए हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पाई हैं। उसका कारण है, जिस तरह से हम अगर कहें कि अगर पलायन हो रहा है तो कुछ पलायन, जैसे निशंक जी ने कहा कि हमारी प्रतिभा है, हम देश विदेश में जा रहे हैं और हम बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ पलायन इस तरह का भी है कि सुविधाओं को लेकर मैं सक्षम हूं नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ रहा है, जो कि बहुत चिंतनीय है। ठीक उसी तरह स्वास्थ्य सुविधाएं अभी हम उस तरह की पूरे राज्य में नहीं दे पाए हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं दे पाए हैं, जिस कारण हमारे बहुत सारे लोग केवल और केवल ये इसी कारण पलायन कर रहे हैं, शहरों की ओर, महानगरों की ओर, राज्य से बाहर। तो तमाम ऐसे कारण हैं। आज अगर हम बात करें पलायन की, हम मानते हैं हमारा जो पूरे राज्य के अंदर अगर हम बात करें तो 70% वन भूमि का क्षेत्र है और उसमें जो कृषि भूमि का क्षेत्रफल है वो लगभग 15-16% के आसपास हमारा बनता है। जो परिवार पलायन कर गए हैं उनकी जो कृषि भूमि है उसको कोई न कोई रिश्तेदार या गांव का अन्य लोग अपने उपयोग में कर ही रहे थे, लेकिन आज जो स्थिति है वो दूसरी तरह की हो गई है। जो गांव में है भी वो भी अपनी कृषि भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी जगह इस तरह की हो गई हैं। उसका कारण उसके पीछे ये है कि जंगली जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं आज जो हमारी फसल है उसको बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनमें मुख्यतः जो सुअर और बंदर हैं, जिनके कारण लोगों ने गांव में खेती करना छोड़ दिया है। तो ये छोटे छोटे कारण भी हैं जिसके कारण हम लोग पलायन को रोक नहीं पा रहे हैं। और पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें अपने राज्य की, तो हमारे राज्य को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। नैसर्गिक छटाएं पूरे राज्य के अंदर अपार हैं और लेकिन उसमें भी हम अभी जिस गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि आज अन्य राज्यों की तुलना में हम बेहतर राज्य हैं,
लेकिन अगर हम ये सब चीज़ बहुत जल्दी कर पाएंगे, उम्मीद है हम करेंगे इन सब चीज़ों का, सरकारें कोई भी हों, लेकिन जितना जल्दी हम करेंगे उतना जल्दी राज्य के हित में होगा। एक चर्चा बार बार होती है कि ऑल वेदर रोड अगर बन जाएगी तो जो हमारे 4 धाम हैं वो पूरे साल भर वो खोले जा सकेंगे। आप कितना सहमत हैं इस विचार से, क्योंकि आप यमुनोत्री क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि जो बहुत ही अच्छी योजना हमारी 4 धाम को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड जो परियोजना है, वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। मैं इसमें दलगत राजनीति से अगर ऊपर उठकर बात करूं, जो अच्छे काम है उनको अच्छा ही कहेंगे, और ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, अच्छा काम हो रहा है। और इससे निश्चित तौर पर हमारे जो धार्मिक पर्यटन है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो पूरा अन्य जो पर्यटक स्थल हैं वो भी विकसित होंगे। जैसे आपने कहा कि 12 महीने पर्यटन की गतिविधियां रहेंगी, जो 4 धाम यात्रा है उनमें जो तीर्थयात्री हैं उनका आवागमन, तो निश्चित तौर पर जो शीतकालीन पड़ाव हैं उनमें पर्यटन गतिविधियां और जो हमारी तीर्थाटन है वो भी बढ़ेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये जो सड़क है ऑल वेदर रोड का जितना जल्दी कार्य पूरा होगा वो हमारे हित में है। उत्तराखंड के विकास के लिए जो जिस तरह से मौजूदा सरकारें काम कर रही हैं, जिस दिशा में उत्तराखंड के विकास की जो गाड़ी है वो चल रही है, क्या आप संतुष्ट हैं उससे या उसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है? हाँ, निश्चित तौर पर जो काम हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि काम हुए हैं, अच्छे कार्य हुए हैं, और बहुत कई विषयों पर हमने प्रगति हासिल करी है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिस पर हमको तीव्र गति से काम करना होगा, बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करना होगा। जैसे कि पलायन को रोकने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उसी तरह जैसे मैंने कहा कृषि और उद्यान के क्षेत्र में भी और पर्यटन के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होगी। प्रीतम सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला। एपीएन आपको शुभकामनाएं देता है कि आप भविष्य में आप राजनीतिक तौर पर ज्यादा सेवा उत्तराखंड की। धन्यवाद। उत्तराखंड की राजनीति के ही एक और चेहरे विधायक गणेश जोशी को अब हम आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आएं, पहले श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उसके बाद मंच पर। मसूरी से बीजेपी के विधायक रहे गणेश जोशी जी, नहीं मतलब रहे भी हैं और हैं भी, मतलब आपको एक बीजेपी की राजनीति में एक धाकड़ राजनेता के तौर पर देखा जाता है, कैसा लगता है आपको अपने बारे में? देखिए, कुछ तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है और कुछ मेरा एक्सपोज होने के नाते कुछ चलना ढलना ऐसा है कि लोग मुझे दूसरे में प्रस्तुत करते हैं। कई बार समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ, मुझे कहते हैं कि साहब बाहुबली विधायक, जबकि आज तक मैंने कोई भी 33-34 साल राजनीति मुझे हो गए, कोई भी ये कह दे कि मैंने वैसा कोई गलत काम किया हो, लेकिन अब मीडिया है तो अपने हिसाब से प्रस्तुत करता है। लंबे समय से आप विधायक रहे और उत्तराखंड में बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ भी रहे, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो देय आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया है? देखिए, आदमी को अपना कर्म करना चाहिए, और मैं जरा पूजा पाठी बहुत ज़्यादा हूँ। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले आदमी को कुछ नहीं मिलता। शायद आपको नहीं पता कि मैं पहले फौज में सिपाही था। गढ़वाल राइफल में एक सिपाही के रूप में मैंने 7 साल 76 से लेकर 83 तक सीमाओं में रहकर देश सेवा की है। और राजनीति से मेरा कोई दूर दूर का नाता नहीं। मेरे पिताजी भी फौजी थे, मुझे राजनीति की ABCD नहीं मालूम थी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगाने के लिए, मुझे याद है जब मैं आकर ठेकेदारी करता था तो हरबंस कपूर जी चुनाव लड़ा करते थे, उनका पहला चुनाव था। उनका भतीजा मेरे पास आया कि मेरे निकनेम गणेशी बोलते हैं, ये मेरे चाचा चुनाव लड़े, आपने बस्ता लगाना है। मैंने बस्ता क्या होता है? कहने लगा वोटर्स लिख कर बैठना पड़ता है टेबल लगाकर। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगाने के लिए आया था,
पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे टिकट दिया, मैं 3-3 बार विधायक बन गया हूँ, तो मैं तो भाग्य पर विश्वास करता हूँ। और जिस दिन मेरे भाग्य में हुआ तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, और मेरे भाग्य में मुझे कोई दे भी नहीं पाएगा। मसूरी के विधायक के तौर पर, मसूरी एक पर्यटक स्थल के तौर पर इतना प्रसिद्ध है, लेकिन मसूरी की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। देखिए, आप कितना अपने को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पूर्व की सरकार में अगर आपको ध्यान होगा, मैं दूसरी बार मसूरी का विधायक बना हूं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और पूर्व सीएम साहब मुझसे कितना प्यार करते थे सबको मालूम है। उन्होंने मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र किया, मुझे जेल भिजवाया। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मसूरी के लिए जितना मैंने आज कर दिया है, आज 17 तारीख को हम एक जॉर्ज एवरेस्ट को 23 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत कराया है, उसको हम टूरिस्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे मित्र का जो क्षेत्र है धनोल्टी, 11 धनोल्टी मार्ग, मैंने कल ही उसका जियो करा दिया है। उसको बनने के बाद देहरादून से धनोल्टी की दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। आज एक 32 करोड़ की पार्किंग पिछले कार्यकाल में मैंने संघर्ष करके 2 घंटे के अंदर उसका जियो कराया था, आज वो बनने जा रही है। 4 पार्किंग मैंने और स्वीकृत करा दी है। मसूरी का रोपवे पीपी मोड पर हम बनाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो काम मसूरी के अंदर मैंने किया है अभी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्यसभा के सांसद बरूणी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मसूरी के अंदर पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने जब समाचार पत्रों में पढ़ा कि शिमला के अंदर टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया, मैं उस दिन से इस काम में लगा था। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मैंने बरूणी जी से अनुरोध किया, और आज 187 करोड़ रुपए की एक पेयजल योजना हमारी स्वीकृत हो गई है। उसकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और उसको बनने के बाद मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर आप देखेंगे तो मसूरी की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। और क्या समस्याएं दिखती है पेयजल और ट्रैफिक के अलावा मसूरी के आपको? देखिए, डे बाई डे मसूरी की आबादी बढ़ती जा रही है। जब तक मसूरी के अगल बगल के क्षेत्रों को हम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने कहा बुरासखंडा पे हमारा फोकस था, उस योजना को हमने स्वीकृत करा दिया है। इसी प्रकार बुरासखंडा एक क्षेत्र बढ़ता है, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसको भी हम, क्योंकि मसूरी में जब टूरिस्ट आता है तो मात्र 1 या 2 दिन मसूरी रहता है, 3 दिन रहता है, क्योंकि अगल बगल में यदि वो केम्प्टी जाता है या कमली गार्डन जाता है। लेकिन अगल बगल के क्षेत्र जब विकसित होंगे तो टूरिस्ट आएगा तो कम से कम 1 हफ्ते वहां पर रहेगा, क्योंकि वहां की पूरी इकोनॉमी होटल व्यवसाय पर है। एक होटल व्यवसाय के पीछे कई लोग, चाहे वेटर है, कुक है, कई लोगों का जीवन से चलता है। तो इस दिशा में काम कर रहा हूं और मैंने कहा ना कि आने वाले 2 साल के अंदर आप मसूरी की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि मसूरी को आप और बेहतर बनाएं और एक पर्यटक स्थल के तौर पर राष्ट्र के नक्शे पर मसूरी फिर से ज़्यादा सम्मान के साथ स्थापित हो। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार। राजनीति से रूबरू होने के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और केदारनाथ के एमएलए, कांग्रेस एमएलए मनोज रावत जी को अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं। मनोज जी, आप एक ऐसे इलाके से आते हैं, केदारनाथ। केदारनाथ का नाम लेते ही पूरे देश का ध्यान केदारनाथ आपदा की तरफ चला जाता है। कितना काम वहां पर आपदा के बाद हुआ है और कितना अभी होना, जो जनता की जरूरतें हैं उनके हिसाब से होना बाकी? देखिए राजीव साहब, सबसे पहले तो आजकल आंदोलनों का दौर चल रहा है, विधानसभा से लेकर बाहर तक, इसलिए आवाज़ हमारी, तो माफ़ करिएगा कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा। आपने केदारनाथ आपदा का जिक्र किया। तेरा की ये आपदा बड़ी हृदय विदारक थी। और मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, तो हम जिन भी राज्यों में जाते हैं, हमारे यहाँ जो भी तीर्थ यात्री आता है वो एक विश्वास के साथ आता है कि मैं सफल यात्रा करके आऊँगा, सुरक्षित आऊँगा। तो हम माफ़ी मांगते हैं कि अपने राज्य की ओर से, कि क्योंकि देश के हर राज्य से
कोई न कोई तीर्थयात्री हमारे केदारनाथ में मरा, और वो प्रकृति जनित तो थी ही थी, लेकिन उसको हम एक किस्म से ये भी मानेंगे कि उस समय जो भी लोग निर्णय लेने वाले स्थानों पर थे, उनके निर्णयों से भी नुकसान बड़ी मात्रा में हुआ। अब आपने कहा कि केदारनाथ में कितना काम हुआ, तो केदारनाथ आपदा और केदारनाथ विधानसभा को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो धाम है हमारा, 11वां ज्योतिर्लिंग है, गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच, और दूसरा केदारनाथ विधानसभा का रहा सा बाकी हिस्सा, जिसमें हमारी जनता रहती है, क्योंकि केदारनाथ शीतकालीन धाम है। 6 महीने भगवान जी केदारनाथ में रहते हैं और 6 महीने ओखीवट में रहते हैं। तो अब मैं इतना कह सकता हूं कि 13 की आपदा के बाद जो 16 के अंत तक जितने तीर्थयात्री हमारे पास आए थे, उसकी संख्या लगभग बराबर जो 12 में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या थी उसके बराबर हो गई थी। तो इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि आज लोगों को भरोसा हो गया है कि केदारनाथ की यात्रा अब फिर से एक बार सुगम हो गई है और सुरक्षित हो गई है। यात्रा तो सुगम हो गई, सुरक्षित हो गई, और केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ परिसर के लिए काम भी बहुत युद्ध स्तर पर हुआ, बहुत एक तरह से अभूतपूर्व तरीके से वहाँ पर काम हुआ। लेकिन आपदा का प्रभाव उस पूरे इलाके के जिन गांवों में हुआ था, जिन लोगों के सब कुछ उसमें तबाह हुआ था, बर्बाद हुआ था, उनके जख्मों पर कितना मलहम लग सका है अभी तक? देखिए, जो अपना परिजन खोता है उसके दुख को तो कभी आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जिंदगी फिर एक बार पटरी पर आ रही है। लेकिन यात्रा के बाद हमारा जो केदारनाथ यात्रा है, सबसे बड़ा कष्ट ये है कि यात्रा में हमारे आपदा से पहले हमारे आम लोगों का जुड़ाव रहता था। केदारनाथ घाटी के कुछ गांव जो आपदा में पूरे नष्ट हुए, उनका जीवन केदारनाथ पर था। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे पवार साहब के पिताजी बैठे हैं। वहाँ का आदमी केदारनाथ को जीविका नहीं मानता था। छोटी छोटी चट्टियाँ थी, चट्टियों पे छोटी छोटी दुकानें होती थी, और आदमी को वैकल्पिक रोजगार कहीं बाहर मिलता था, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता था कि नहीं, हमने केदारनाथ जाना है। तो वो उनके लिए केदारनाथ भगवान आराध्य भी है, वो उनको जिंदगी जीने का तरीका भी था, उनकी संस्कृति भी थी। लेकिन आपदा के बाद जो नया केदारनाथ बसाया हमने, क्योंकि राजू साहब आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने कहा साहब परिसर बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन केदारनाथ घाटी के आदमी से पूछिए कि उस परिसर में आपने क्या कमियां कर दी। आपने केदारनाथ की वास्तुशिल्प को खत्म कर दिया। वहां का छोटा मिस्त्री भी बता देगा कि जो मध्य हिमाद्री शैली का जो मंदिर केदारनाथ में 13 की आपदा झेल गया था, उसके पीछे उसका विशिष्ट वास्तुशिल्प था। अब आपने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया। कौन आपका कंसल्टेंट था? क्या जिन लोगों ने उस मंदिर से छेड़खानी करी, अब आज अगर हमारे बूढ़े ताऊ जी जाएंगे तो उनको नंदी छोटा दिखेगा। समानुपातिक वास्तुशिल्प था, जिसको पीढ़ियों से हमारे लोग, जो सिर्फ चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में जिसका प्रयोग होता है, जिसको आप आंगन कहते हैं, मंदिर का पटांगण कहते हैं, उसका भी एक माप था। शिखर तक ऊंचाई क्या होनी चाहिए, उस ऊंचाई के हिसाब से आपका मंगिन का आनंद होना चाहिए था। उसके बाद प्रकार होना चाहिए था। लेकिन किससे कहेंगे आज? ये पीड़ा केदारनाथ के लोगों में है कि उनकी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया जा रहा है।
उनकी जो केदारी संस्कृति थी कि यात्रा शुरू होने से पहले अपनी चट्टियों में, अपनी दुकानों में बैठना था। यात्रियों की सेवा का कल्चर खत्म हो गया। तो जो आप अगर 13 के बाद का केदारनाथ कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि 13 के बाद का और अब का फिलहाल कुछ 2-3 सालों से जो परिवर्तन केदारनाथ में आ रहे हैं वो वहाँ की जनता के बिना की तीर्थ यात्रा है और बहुत खतरनाक उसके नतीजे निकलेंगे। जो हवाई तीर्थाटन शुरू हुआ है उसको आप कितना सही मानते हैं या कितना गलत मानते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से और धार्मिक लिहाज से भी, क्योंकि मैं केदारनाथ का विधायक हूँ, अब चाहे मेरा सोचने का कोई भी तरीका हो, लेकिन जो हमारे पुराने लोग सोचते थे वो कहते थे कि केदारनाथ के ऊपर से, भगवान के ऊपर से हेलीकॉप्टर का जाना ठीक नहीं है। और हेली टूरिज्म से यात्रियों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन आपने उसकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। ये परंपरा है कि केदारनाथ में रात्रि विश्राम होना है, लोगों को अभिषेक करना था, लोगों को भकुंड भैरव के दर्शन करने थे, कई रीति रिवाज ऐसे हैं। लेकिन आज तो शादियां भी शॉर्टकट में हो जा रही हैं। 2 दिन की शादी 1 घंटे में निपटाई जा रही है। तो धार्मिक भावनाओं को, लेकिन हम जाते क्यों हैं केदारनाथ? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि हम उस ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वो परंपराओं का पालन न होना, क्योंकि आज उनको बताने वाला कोई नहीं है। आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, आप दौड़ दौड़ करके मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर को, भगवान को टच करके, और फिर ये देखते हैं कहीं मेरा हेली तो नहीं भाग गया। तो वो उस लिहाज से भी मैं उस हेली पर्यटन को, क्योंकि हम उस व्यक्ति से उसकी सेवा का मूल्य ले रहे हैं, और उसका मूल्य अगर हम उस यात्री को अच्छे दर्शन के रूप में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस व्यक्ति को, जो हमारा यात्री दुनिया भर से आस्था के साथ आ रहा है, उसको हम वहाँ की परंपरा बताएं, वहाँ की मर्यादा बताएं। और वो केदारनाथ में हमेशा से ये परंपरा रही है कि रात्रि आप विश्राम करके, भगवान का अभिषेक करके, भकुंड भैरव जी के दर्शन करके, वहाँ पे काफ़ी केदारनाथ में भगवान केदारनाथ ही नहीं, कुछ और छोटे छोटे भी मंदिर थे जो आपदा में बह गए हैं, कुछ कुंड थे, उनका स्थानों का अलग अलग महत्व था, उन सबको पूरा करके आए। तो इसलिए मैं हेली टूरिज्म को, हेली जो वहाँ पर पर्यटन है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। विधायक के तौर पर आपने ये सवाल विधानसभा में या सरकार के सामने रखा है क्या? जी हाँ, बहुत। हमने अपनी जब क्या कहें कि युद्ध लड़ा है, जब लेजर शो केदारनाथ में हुआ तो वहीं पर युद्ध जैसी परिस्थितियां हो गई थी। आप लेजर शो के लिए MI-27 से वो मशीनें गई हैं जिसका प्रयोग ऑपरेशंस में होता था। और सबसे ताजुब की बात है कि जब वो केदारनाथ के मंदिर को लेजर शो का पर्दा बना दिया गया, हमने विरोध किया। सारा प्रदेश का प्रशासनिक अमला था उस कार्यक्रम को करने के लिए, उसको 170 देशों में दिखाया जाना था। हमने विरोध किया, लेकिन जब एक बार हमने कहा चलो हम देखें तो सही क्या किया है। लेकिन राजू साहब, आप ताजुब करेंगे, जो लोग इस केदारनाथ की संस्कृति को दुनिया भर में प्रचारित करने की जो बात कर रहे थे, उन्हें ये भी पता नहीं कि इतने कंसल्टेंट लगाने के बाद उस शो में 10 गलतियां हमने पकड़ी, जिसमें से 2 बताई। वो 2 गलतियां इतनी अक्षम्य गलतियां थी कि हमारे क्षेत्र का तीर्थ पुरोहित का 3 साल का बच्चा भी उनको जानता है। मसलन ये कहना कि केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं। अभी हमारे बड़े भाई पंवार साहब चले गए, केदारनाथ के कपाट कभी भी तय तिथि पर नहीं खुलते हैं। हर साल शिवरात्रि के दिन ऊखीमठ में कपाट खुलने का दिन होता है। दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, कहाँ हमारे केदारनाथ को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं। दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा उदाहरण ये था कि भगवान भैंसे के रूप में, न भगवान बैल के रूप में केदारनाथ के, जबकि सब जानते हैं भगवान केदार यानी दलदल, और भगवान भैंसी के झुंड में पांडवों को दर्शन न देने की नियत से केदारनाथ पहुंचे थे। तो मेरा ये पूछना है कि वो कौन लोग थे जो इतनी अक्षम्य गलतियां करके ये कह रहे थे कि हम केदारनाथ जी की कीर्ति बढ़ा देंगे। दूसरा, मैं इस चीज का पूरा भरोसा रखता हूं, देखिए केदारनाथ का न कोई नाम का प्रचार कर सकता है, न केदारनाथ में किसी का नाम लग सकता है।
बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, धनपति, करोड़पति, अरबपति आए, न जाने दुनिया में कहाँ गए। वहाँ का एक ही इष्ट है केदारनाथ और बद्रीनाथ का, वो बाबा केदारनाथ और बद्रीनारायण जी। और जिनने इनसे ऊंचा उठने की, अपने को ऊंचा दिखाने की या उनसे तुलना करने की कोशिश करी, वो कहाँ गए कालखंड में, उनका कोई पता ही नहीं चला। चलिए, हम कामना करते हैं कि केदारनाथ का जो महात्म्य है, जो उसकी यात्रा का जो मूल स्वरूप है, वो पुनः बरकरार हो और आपके प्रयासों को सफलता मिले। इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो तमाम नेताओं से और तमाम साहित्यकारों से, कलाकारों से, यहाँ के माननीय लोगों से, अधिकारियों से, सभी से हमने समझने की कोशिश की और आप सभी जनता के साथ हम सब ने ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर उत्तराखंड में विकास कहाँ तक पहुँचा है। एक तरफ पक्ष का दावा है कि सारे रंग गुलाबी हैं, प्रतिपक्ष का कहना है कि अभी करना बहुत कुछ बाकी है। इसमें कोई शक नहीं कि राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, युवा राज्य है, युवा नेतृत्व है, तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। पर यदि दृढ़ संकल्प हो तो किसी भी राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। तो इस उम्मीद के साथ कि उत्तराखंड की भी तस्वीर बदलेगी और उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर 2019 में बीजेपी के लिए एक मुफीद माहौल तैयार करने में मदद कर पाएगी और साथ ही विपक्ष का जो एक तरह से जो उनके इरादे हैं, विपक्ष का जो आरोप है, उस आरोप को लेकर विपक्ष भी उतना ही गंभीर होगा और यदि सरकार के अंदर कोई कमी है उस कमी को गिनवाता रहेगा, क्योंकि स्वस्थ प्रजातंत्र की पहचान ही यही होती है कि वहाँ स्वस्थ विपक्ष हो। तो पक्ष और विपक्ष मिलकर राज्य के भला करेंगे, इस उम्मीद के साथ एपीएन दर्पण के इस खास कड़ी में आज इतना ही। और अब आपको एक अन्य राज्य के विकास के पथ की ओर ले चलेंगे हम आने वाले दिनों में। फिलहाल आप जुड़े रहिए एपीएन से। नमस्कार।